डिस्कस करने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से पहले हम केमिस्ट्री है क्या वो समझ लें। ठीक है, तो केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री है वो आपको हर एक जगह पे दिखेगी, हर एक जगह पे। मतलब केमिस्ट्री के बिना लाइफ सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, केमिस्ट्री के बिना लाइफ सस्टेनेबल नहीं है। उसके बावजूद भी लोग केमिस्ट्री को लाइटली लेते हैं, है ना। तो वी शुड नॉट टेक इट लाइट, हम अच्छे से पढ़ें। अब केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या? केमिस्ट्री का सबसे पहला चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री it is defined as the study of matters, their properties, and changes it undergoes under different condition, and the laws that govern these changes ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैटर के स्टडी के ऊपर। अब मैटर क्या है, पहले हम मैटर समझ लेते हैं, फिर आगे की चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैटर, इट इज एनीथिंग, ये कोई भी एक वस्तु, प्राणी हो सकता है। इट इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। It is anything which occupies space and has mass। ऐसा कोई भी चीज जिसके पास क्या होगा, मास होगा, और वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल? मैं अगर ये डस्टर को लेता हूं तो डस्टर क्या करेगा? जो डस्टर है, अगर मैं उसको हाथ पे रख देता हूं तो हाथ पे रखने की वजह से मेरा हाथ का इतना जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। और इसका कुछ वजन भी मेरे को फील हो रहा है। तो क्या मैं डस्टर को एक मैटर बोल सकता हूं? यस, इट कैन बी कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, अब हमने समझ लिया मैटर। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डस्टर का काम क्या है ना। प्रॉपर्टीज तो उसके खासियत के बारे में पता लगाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी खासियत। तो डस्टर का काम क्या है, रब करना। चॉक का काम क्या है, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, लिखना, है कि नहीं। तो उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अगर मैं चॉक को हाई टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में लेकर आता हूं या प्रेशर के इन्फ्लुएंस में लेकर आता हूं, तो इसमें क्या चेंज होगा? इसमें आग पकड़ लेगा या मेल्ट कर जाएगा? क्या होगा चॉक के ऊपर जब इसको मैं प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, क्या होगा? तो वो जो चेंजर के थ्रू पास करेगा अंडर डिफरेंट कंडीशन, और जो चेंज होगा वैसा क्यों होगा, कौन से लॉ के अनुसार वो आग पकड़ेगा या मेल्ट करेगा, वो लॉस। ये सब चीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर केमिस्ट्री की बात आए, मैटर हमने समझ लिया, तो जब हम मैटर समझ लेते हैं तो मैटर इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड। उसका एक वास्ट क्लासिफिकेशन है जिसका हम एक फ्लो डायग्राम बस पढ़ेंगे ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। ठीक है, मैटर को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन,
यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है किसी भी चीज को आप फिजिकली ऑब्जर्व करके अगर डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड है ना, मैं एक जिंदा इंसान की एक मुर्दा है, इसको ये लोकोमोशन नहीं कर सकता, तो आप सिंपली देख के बता सकते हैं हाँ ये इंसान है, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। उस तरह से अपन मैटर को भी क्लासिफाई किया। एंड सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब हम उसके प्रॉपर्टीज, उसका नेचर, उसको देख के यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जब मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो मैटर फिजिकल क्लासिफाई करने में ये 3 स्टेज पे डिवाइड है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा स्टेट जो एग्जिस्ट करता है जिसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, फोर्थ स्टेट तुम बोल सकते हो। प्लाज्मा इज अ सेमी लिक्विड एंड सेमी सॉलिड, ठीक है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अगेन प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक का नाम है एलिमेंट और एक का नाम है कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और एक को बोला जाता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज जनरल डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि काम में आते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन रुकता नहीं, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को फिर अपन क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप में। वहां पे मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो ये 2 टाइप में क्लासिफाइड है, एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो आई विल बी टीचिंग यू दिस, है ना, ऑर्गेनिक। इससे पहले, इस क्लासिफिकेशन से पहले अपन थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आप अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस दिया गया है आपको, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करें? फिजिकल में हम देख के बताएं कैसे। सॉलिड, सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। चौक सॉलिड है, इसका कुछ मास होगा, वॉल्यूम भी होगा। लिक्विड, लिक्विड को डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है? इसके पास डेफिनाइट वॉल्यूम तो है बट नो शेप। इसके पास वॉल्यूम है लेकिन शेप नहीं। यहाँ पे अपन एक चीज समझ सकते हैं, अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं ऐसा, इसको मैं टम्बलर लूं, ठीक है, इस पे मैंने पानी भर रखा, कितना पानी भर रखा है? 250 ml पानी भर रखा है। अब इसी वाटर को अगर मैं किसी और एक कंटेनर जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है उसमें शिफ्ट करता हूं, तो क्या 250 ml से पानी कम हो जाएगा? क्या 250 ml से पानी कम हो जाएगा? नहीं, वही 250 ml रहेगा। लेकिन इसमें वाटर ने किसका शेप ले रखा है? टम्बलर का शेप ले रखा है, और नीचे वाले में रेक्टेंगुलर शेप ले लेता है, ठीक है। थर्ड, गैस। अब गैस का क्या है? गैस तो हर जगह मौजूद है, ठीक है। अब अगर मैं गैस की बात करता हूं तो गैस के पास नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर शेप, ना ही इसके पास कोई डेफिनाइट वॉल्यूम है ना ही शेप है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप परफ्यूम इस्तेमाल करते ही होंगे, है कि नहीं? अगर आप परफ्यूम लगाते हैं, एक कोने में खड़े होकर, आपका ड्रेसिंग टेबल एक कोने में होता है और कोई सडन एंटर करता है रूम में, तो आप परफ्यूम लगा के खत्म किए होंगे तो वो फील कर पाएगा, अरे तुमने तो परफ्यूम इस्तेमाल किया, कहाँ जा रहे हो? हैं ऐसा वाले दोस्तों के साथ होता है ना। तो आप परफ्यूम इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन अपन किस बेसिस पे करते हैं? अपन उसका नेचर, उसका प्रॉपर्टीज देख के करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्योर वाले कंपाउंड है इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। पहले ये मिक्सचर वाले को समझ लेते हैं। मिक्सचर पहले होता है, मिक्सचर में एक एलिमेंट से बना नहीं होगा,
वो जो उसका जो कंपोजिशन है इट मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स। कंपोजिशन क्या होगा इसका? मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स से ज्यादा कंपोजिशन होगा इसमें। अब होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये लोग है क्या है ना? होमोजेनियस मिक्सचर, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा जो आपको होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में एक आइडिया दे देगा, और वो क्या है? अगर मैं वाटर प्लस सॉल्ट लेता हूं तो दो कंपोनेंट ही, वाटर भी है सॉल्ट भी है, दोनों केमिकल चीजें हैं। इन दोनों को अगर एक बीकर में मिला दिया जाए, ठीक है, एक बीकर में वाटर और सॉल्ट लिया गया, एक बीकर में खाली क्या लिया गया है? वाटर। आप क्या देख के बता सकते हैं कि नहीं इसमें पानी और नमक है और इसमें खाली पानी? नहीं बता सकते, है कि? तो ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, उसके स्टेट में अगर कोई अंतर ना हो, कंपोजिशन भले ही 2 या 3 लोग मिलके हों, लेकिन स्टेट में कोई डिफरेंस ना हो, उस वैसे वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन। हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर प्लस सैंड, मैंने क्या मिला रखा है? वाटर प्लस सैंड। अब वाटर प्लस अगर मैं सैंड मिला रखा हूं तो एक बीकर में मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, नीचे बालू बैठा होगा, ऊपर पानी तैर रहा है कि नहीं? तो ये क्या होगा? हेटेरोजेनियस। अब यहां पे हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है? आप यहां पे एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होंगे। आपको एलिमेंट के बारे में पता होगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वहां पे 118 एलिमेंट को सजाया गया है, जिसमें से 92 नेचुरली फाउंड है और बाकी सब सिंथेटिकली लैब प्रिपेयर्ड। उसमें से कुछ रेडियो एक्टिव भी हैं, ठीक है? तो ये जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ क्या होगा? एक एटम। लेकिन कंपाउंड जिसमें 2 से अधिक एटम्स मौजूद होंगे या 2 से अधिक एलिमेंट, तुम एटम्स ना लिखिए, 2 से मोर देन 2 एलिमेंट्स, ठीक है, मोर देन 2 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। उन 2 एलिमेंट के मौजूद होने के बाद उनको प्योर के कैटेगरी में क्यों रखा गया? ठीक है, यहाँ पे तो 2 से अधिक हो गए, यहाँ पे हमने मिक्सचर का कंपोजिशन देखा था मोर देन 2 एलिमेंट, यहाँ पे भी मोर देन 2 एलिमेंट, तो इसको तो मिक्सचर की कैटेगरी में होना चाहिए, है कि? लेकिन ये मिक्सचर की कैटेगरी में नहीं आता, ये प्योर एलिमेंट। क्यों? रीजन है, क्या रीजन है? जो कंपाउंड फॉर्म करता है ना, वो कंपाउंड एक स्पेसिफिक कंपोजिशन के साथ फॉर्म करता है, ठीक है? मैं आपको एक अलग तरीके से, आपको सही तरीका नहीं बता रहा, एक अलग तरीके से बता रहा। नमक NaCl सबके घर में है। जब आप नमक उठाते हैं तो क्या उसमें Na अलग और Cl अलग दिखता है? नहीं दिखता, है कि नहीं? ऑब्वियस आंसर है, नहीं दिखता। तो अगर अलग नहीं दिखता तो उसको मैं कंपाउंड के अंदर, लेकिन मिक्सचर की बात कर, सिंपल मिक्सचर खाते हैं स्नैक्स में, उसको अगर मैं एक टेबल पे प्लेट पे सजा के रखूं तो आप बादाम चुन के खा सकते, कॉर्नफ्लेक्स चुन के खा सकते हैं। उसमें हम चीजें अलग अलग हमको दिखती हैं, लेकिन कंपाउंड नमक में क्या चीजें अलग अलग दिखती हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस के अंदर रखा गया है। समझ में आया? अब जो कंपाउंड है उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मैं यहाँ पे ये चीजें आपको, आई होप दैट यू हैव गॉट अ स्मॉल आइडिया अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड हाउ द थिंग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। आइडिया आ गया होगा। अब हम थोड़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो कि कहां से? नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक, मिनरल से डिराइव होते हैं, वैसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है,
compound which are derived from non-living things, or minerals are known as inorganic compound, and their study is known as inorganic chemistry. अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स या मिनरल से प्रिपेयर हो रहे होंगे, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, और इन सारे कंपाउंड का स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? द कंपाउंड्स which are isolated from living organisms। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए गए होंगे आर नोन एज ऑर्गेनिक compound, and their study is known as organic chemistry। ठीक है, डिफरेंस क्या है? अब यहीं पे मैं आपको एक डिफरेंस बता देना चाहता हूं कि ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हम कार्बन रिलेटेड कंपाउंड नहीं पढ़ते। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर एक कंपाउंड में क्या होगा? कार्बन मौजूद होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक के हर एक कंपाउंड में क्या मौजूद होगा? कार्बन। एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, फैट, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सारे चीजें क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो आई होप दैट आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। डेफिनेशन क्या बोलता है? ऐसे कंपाउंड जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उन कंपाउंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन 19वीं सेंचुरी में चलता है। कहां पे? 19वीं सेंचुरी। ठीक है, जैसे जैसे फर्दर डिस्कवरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान देते गए, डिस्कवरीज होती गई, तो उसके साथ साथ डेफिनेशन भी चेंज होता गया, जो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अब क्या बस एक कार्बन के लिए, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या बस एक कार्बन के लिए आप पूरी केमिस्ट्री बना देंगे? सब कोई भांग खा के शायद तक रिसर्च कर रहे हो, एक कार्बन के लिए पूरी केमिस्ट्री कैसे बनाई जा सकती है? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक होल ब्रांच बना दिया है कि? तो यहाँ पे कुछ कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम देखेंगे, है ना। उससे पहले एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी कि 19वीं सेंचुरी तक, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने देख लिया, ये कहाँ पे पाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 19वीं सेंचुरी तक ये मान के चला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाएंगे, इसको लैब में बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, टिल 19th century it was thought that organic compounds are only prepared in living organisms and it cannot be prepared in lab। तो इसी बेसिस पे एक स्वीडिश साइंटिस्ट, ठीक है, इसी बेसिस पे एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी रखी, जिसका नाम, उस थ्योरी का नाम क्या है? जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। वाइटल फोर्स वाइटल फोर्स
जाना लगा। तो 19वीं सेंचुरी तक क्या मानते चलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन किसमें लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो उसी वक्त उस बेसिस को 19वीं सेंचुरी को वो चीज ध्यान में रख के एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वीडिश साइंटिस्ट in 1850 a Swedish scientist Berzelius, ठीक है, एक स्वीडिश साइंटिस्ट बर्जेलियस इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अपनी एक थ्योरी देते हैं, प्रपोज्ड अ थ्योरी which is known as vital force theory, ठीक है। अब इनकी थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनकी थ्योरी के अनुसार क्या था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, only in living organism in presence of a mystical or you can say it supernatural force that only exists in living organism, ठीक है। क्या बोल रही है इनका जो वाइटल फोर्स थ्योरी था वो क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन प्रिपेयर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ मिस्टिकल और सुपरनैचुरल फोर्स, जो कि सिर्फ कहां पे एग्जिस्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये उनका वाइटल फोर्स थ्योरी था। अब ये मिस्टिकल फोर्स एक्चुअली है क्या किस मिस्टिकल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं सर बर्जेलियस, ये हम देखते हैं। अब मिस्टिकल फोर्स जो होता है, जैसे कि मैं जिंदा, कैसे जिंदा, मैं खाना खाता हूँ, एनर्जी मिलती है, मैं खाना खाने से कोई जिंदा हो जाता तो हम ईट पत्थर सबको खाना खिलाने लगते, है कि नहीं? मेरे में जो लाइफ फोर्स है वो है क्या, वो चीजें क्या है, वो जो लाइफ फोर्स जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती है, वो फोर्स क्या है, दैट फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। उस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ये, जिसको इन्होंने मिस्टिकल फोर्स के बारे में नाम दे रखा, ठीक है। तो 19th सेंचुरी इन 1850 इन्होंने अपना थ्योरी दे दिया, ठीक है। जैसे ही इन्होंने अपना थ्योरी दिया, उसके कुछ समय बाद सारे साइंटिस्ट लगे पड़े, ठीक है, सारे साइंटिस्ट इसी डिस्कवरीज में लगे पड़े थे, इन्हीं के बातों को ध्यान में रखते हुए डिस्कवरीज के खोज पे लगे पड़े थे। तो कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम वोलर है, उन्होंने 1828 में, ठीक है, इन 1828 जर्मन साइंटिस्ट 1828 के एक जर्मन साइंटिस्ट वोलर, इन्होंने एक्सीडेंटली प्रिपेयर यूरिया। अब यूरिया क्या है, यूरिया जो है इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड which is found in urine of mammals,
ठीक है, कहाँ पाया जाता है? यूरिन ऑफ मैमल्स। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे वोलर नाम के, जिन्होंने एक्सीडेंटली प्रिपेयर कर लिया यूरिया। किससे? टिपिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कहां पे? टिपिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने यूरिया प्रिपेयर कर लिया। और वो टिपिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? फ्रॉम टिपिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड that is NH4Cl and KClO, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सियानाइड। अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सियानाइड की मदद से उन्होंने यूरिया बना लिया। कहां पे? इन लेबोरेटरी पे, लैब में, ठीक है। एक्सीडेंटली मतलब वो क्या कर रहे थे? वो पोटेशियम NH4Cl और KCNO का रिएक्शन करा रहे थे। जब ये रिएक्शन होता है ना, NH4Cl प्लस KCNO, तो ये रिएक्शन रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? NH4CNO प्लस KCl, ठीक है, NH4CNO एंड KCl फॉर्म। अब यही जो NH4CNO है, इसमें थोड़ा हीट लगता है, ये रिएक्शन में हीट लगता है, तो वो रिएक्ट करा रहे थे, ये फॉर्म हुआ और शायद तक भूल गए, निकालना भूल गए। तो जो हीट प्रोवाइड कर रहे थे वो हीट इसी कंपाउंड में क्या करा दिया? रीअरेंजमेंट करा। कंपाउंड तो फॉर्म हो चुका है और कोई तो दूसरा फॉर्म नहीं करेगा, वो क्या हो गया? रीअरेंज हो गया। जब वो रीअरेंज हो जाता है तो ये रीअरेंज होके कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है, जिसका नाम है यूरिया। दिस कंपाउंड इज नोन एज यूरिया। इसको अमोनियम सियानाइड, ये वाले कंपाउंड को अमोनियम सियानाइड बोलते हैं। तो जब इन्होंने 1828 में यूरिया बना दिया तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी वो क्या हो गई? बेकार, उसको क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि लैब में बनाया नहीं जा सकता एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन एक जर्मन साइंटिस्ट ने क्या प्रिपेयर करके दिखा दिया? यूरिया, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूरिन में मौजूद होता है। देन आफ्टर अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट क्रिएटेड और फाउंड और कंपोजर टू प्रिपेयर, है ना। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी की, ठीक है। उसके बाद कौन थे? 1845 में, इन 1845 हर्मन कॉल ने क्या प्रिपेयर किया? एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इन 1856 में अगेन बटलॉ, a scientist, he discovered methane purely from inorganic substance। ये जो एसिड प्रिपेयर हो रहे थे, ये सारे प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके, और ये सारे एसिड किसमें प्रिपेयर होते थे? लैब। क्लियर? तो इन सब रिएक्शंस, इन सब प्रिपरेशंस की वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर? आई होप दैट यू गॉट एन आइडिया अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, हाउ द डेफिनेशन केम, ठीक है, कैसे वाइटल फोर्स थ्योरी किस बेसिस पे दिया गया, कैसे डिस्कार्ड किया गया, इन सब के बारे में आपको आइडिया हो गया हो, ठीक है।